We have a tremendous industry where we're leading by a lot. It's the AI, artificial intelligence. I always thought it should be SI, supreme intelligence, but I guess somewhere along the line they decided to the word artificial, and that's okay with me. That's up to them. It's a massive industry. We're leading China. We're leading everybody. The future of American warfare is here, and it's spelled AI. As technologies advance, so do our adversaries. But here at the War Department, we are not sitting idly by. Under the leadership of President Trump, America will lead the charge on this technological transformation by... नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लाया हूँ। ये है फ्यूचर ऑफ पावर के बारे में। दुनिया में किस तरह से पावर अब बटेगी आगे जाके। तो अब आपने देखे ये दोनों वीडियोस और एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है 12 तारीख को पब्लिक डोमेन में, 9 तारीख को साइन हुआ है इसी महीने की, जनवरी 9 को साइन हुआ है। इसमें पेंटागन की और अमेरिका की डिफेंस के लिए एआई स्ट्रेटेजी यानी वॉर डिपार्टमेंट के लिए एआई स्ट्रेटेजी आउटलाइंड है। अब आपने इसका सुन रहे होंगे पिछले 1 साल से काफी कि एआई आ रहा है और एआई का बूम है अमेरिका में, और डिफेंस में भी अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑफिस में कोई ना कोई टेक ब्रो होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोलिशन है ना, वो उसके 2 बड़े भाग हैं। एक है टेक ब्रोस और एक है मागा बेस। तो मागा बेस तो वो है जो वोटर्स मिडवेस्ट के और अमेरिका के नेटिविस्ट वोटर्स हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिकन वॉर ना लड़े बाहर और हमारे ऊपर पैसा खर्च हो, और एलीट ने बहुत एंजॉय किया है, अब हमारे ऊपर कुछ सरकार का रहम हो। टेक ब्रोज वो हैं जैसे पीटर थिल और इलॉन मस्क, जिन्होंने फंडिंग दी है ट्रम्प को, जो सिलिकॉन वैली में बड़े टेक के बादशाह माने जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा करे उन पे और उनका बिजनेस में रुकावट कम से कम ना डाले। तो ट्रम्प जो है वो इस बेस को भी खुश रखना चाहते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एआई को तो वो करेंगे ही सपोर्ट, उससे एसोसिएटेड चीजें, पर एआई को पूरी तरह से डिफेंस में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें कुछ टेक ब्रोज का हाथ है जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, बट इसमें सिर्फ टेक ब्रोज और फंडर्स नहीं है, बल्कि एक और मानसिकता है, एक और आइडियोलॉजी है, जहनी अमेरिकन मिडवेस्ट की और ट्रम्प की और हेगसेथ की टू मेक अमेरिका ग्रेट। अमेरिका अगर फिर से अमेरिका फर्स्ट बनेगा तो वो उसमें टेक्नोलॉजी और डिफेंस का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो कैसे अमेरिका अपनी लीड मेंटेन करे, और उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बातें हुई और हमें उसकी वजह से पीछे रखा गया है। हम जितना कर सकते थे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में और एआई में नहीं किया, किसी तरह से ये गलत है, मेरी राय में ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उनका यकीन है कि हमें रखा गया। तो अब हम ये नहीं चाहते कि कोई भी रुकाव हो, और उनको लगता है कि बाकियों के ऊपर नहीं है ये रुकाव, यानी कि मानवाधिकारों का, इंसानियत का। उनको ऐसा लगता है कि चाइना में नहीं है, वो भी सच बात नहीं है, और वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे इस रेस में, रशिया चाइना। तो हम अपनी लीड मेंटेन करेंगे। तो एक वो है कि अपनी जंगी तैयारी करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, और दूसरा ट्रम्प को अपने जो सपोर्टर बेस है उसको भी खुश रखना है। इसमें कुछ कंपनियों के नाम अगर आपको पहले से पता हो तो बढ़िया है, वरना मैं आपको बताऊंगा। आपने सुने भी होंगे शायद। एक है पैलेंटियर, वो इसमें काफी है एआई में, और एक एंड्यूरल, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी एक बहुत बड़ी एआई डिफेंस कंपनी है। तो ये इनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और अब तो सभी इस रेस में आ गए हैं, एआई की रेस में। तो इसका नतीजा क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एपिसोड जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, उसके अलग एपिसोड बनाएंगे हम जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। और ये एपिसोड एथिकल क्वेश्चंस के बारे में भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एआई के मामले में, उसके लिए भी हम अलग से, ये सिर्फ एक
पावर के ऊपर है ये एपिसोड, तो आप इस पे गौर फरमाएं कि अमेरिका लीडर है एआई में, उसके पीछे है चाइना, और यूरोप ये लोग काफी पीछे हैं। पर आप इस पे ना जाएं कि यूरोप बहुत पीछे है। आप जरा इनका पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर देखें इन सारे कंट्रीज का, और इनका जीडीपी देखें इन सारे कंट्रीज का। उससे आपको एक आइडिया होगा कि कौन कितनी। अब देखिए स्क्रीन पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर आ गया। सबसे ऊपर अमेरिका है, 900 बिलियन 1 ट्रिलियन के आसपास रहता है अमेरिका का खर्चा आजकल। यूरोप का भी 700 बिलियन के आसपास है, तो तकरीबन 30% कम है अमेरिका से। यूरोप में मैंने यूके और यूरोप दोनों को इंक्लूड कर लिया है। और चीन का खर्चा भी अच्छा खासा है, 300 बिलियन टच कर रहा है। चीन का खर्चा कम है, पर आप इसको कम ना समझें। 2-3 चीजें इसमें। एक तो चीन में जो सिपाही को तनख्वाह जाती है वो यूरोप और अमेरिका से काफी कम है, तो उनका सोल्जर्स की सैलरी पे बहुत कम खर्चा है। तो वो, और जो वो वेपन्स पे खर्च कर सकते हैं उसमें उनको ज्यादा वेपन्स मिल जाते हैं, ज्यादा R&D भी मिल जाता है उतने ही पैसे में। प्लस उनका सारा खर्चा दिखता नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सारा खर्चा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी पे जाता है चाइना का, तो वो आपको दिख नहीं रहा। चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर की बराबर ही है। फिर आप देख सकते हैं इंडिया है, इंडिया 83 बिलियन पे है, 78, 82 इस तरह से आ रहा है आजकल इंडिया का। पर इंडिया का ज्यादातर खर्चा जो है वो सैलरीज में ही निकल जाता है, तो बहुत कम बचता है वेपन्स के लिए, और R&D के लिए तो बहुत ही कम। और उसके बाद आप उसके बराबर देख रहे हैं रशिया। रशिया का तकरीबन 150 बिलियन है। तो आजकल बहुत उठा हुआ है वॉर की वजह से। वैसे नॉर्मल टाइम पे इससे कम होता है, आजकल 8% है जीडीपी का, वैसे 4-5% होता है रशिया का खर्चा जीडीपी का। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि किसकी कितनी डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो यूरोप के पास एआई अभी नहीं है, पर यूरोप का आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जो देख रहे हैं ना, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि यूरोप कभी भी मोबिलाइज कर सकता है, यूरोप कैचअप कर सकता है। और खास अगर यूरोप मिल गया जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, जो ऑल्सो उसके नेचुरल एलाइज हैं, तो यूरोप की और जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की मिलके बहुत जबरदस्त पावर बन सकती है एआई में। अब एआई को समझने के लिए आपको जीडीपी भी समझना जरूरी है। आप टोटल इनका जरा इन मुल्कों का जीडीपी भी देखिए कि क्या जीडीपी है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका का जीडीपी 31-32 ट्रिलियन है, यूरोप का तकरीबन 26 ट्रिलियन है, थोड़ा कम है अमेरिका से। फिर आप देखते हैं चीन का 19-20 ट्रिलियन के आसपास आ रहा है, ठीक है। इंडिया का कम है, 3.7 ट्रिलियन है, इस साल शायद 4 ट्रिलियन। तो और उससे भी कम है रशिया का 2.5 ट्रिलियन, ठीक है। पर रशिया को दो फायदे हैं, एक तो ये कि जीडीपी कम है पर वो ज्यादा परसेंटेज खर्च करता है। इंडिया सिर्फ 2.5% खर्च करता है अपने जीडीपी का डिफेंस पे। रशिया बहुत ज्यादा खर्च करता है, उससे दुगना तिगना। दूसरी बात रशिया को ये है कि रशिया के पास बहुत सारे लेगेसी वेपन्स हैं, यानी कि जो पुराने वेपन्स हैं वो बहुत सारे हैं रशिया के पास। तो क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत इन्वेस्ट करता था डिफेंस R&D और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रशिया को वो फायदे हैं। पर रशिया फिर भी आप देख सकते हैं कि एक पिग्मी है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए क्यों अमेरिका इस तरह से कर रहा है, आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो अमेरिका के अंदर एक होड़ क्यों मची हुई है, उनको ये लगता है कि हम हमेशा नंबर 1 रहे। 100 साल हो गए हमें नंबर 1 बने हुए तकरीबन, तो हम पीछे ना रह जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस एआई की रेस में चीन हमसे आगे निकल जाए। तो इस डर से वो पूरी तरह से इसमें एआई में घुसना चाह रहे हैं। और आप इसको तब समझ सकते हैं कि आप जरा सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कोई भी बड़ी आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। मिसाल के तौर पे एयरक्राफ्ट, टैंक्स, मिसाल के तौर पे सबमरीन्स, ये सब पहली बार केमिकल वेपन्स यानी कि गैस, ये सब पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद ये बहुत तेजी से फैले दुनिया में, और दोनों तरफ ने ये वेपन्स बहुत जल्दी इजाद कर लिए। जर्मनी ने भी किए और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने भी बहुत जल्दी किए। क्यों?
क्योंकि जो नहीं कर पाता वो हार जाता है, ये जंग पीछे रह जाता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एक अपना प्रेशर क्रिएट करती है। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स इट्स ओन प्रेशर कि आप पीछे नहीं रह सकते। अगर आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, तो एक तरह की आर्म्स रेस हो जाती है। तो अ, अब आप ये देख रहे हैं कि जो नए एआई वेपन्स आए हैं या प्लान किए जा रहे हैं, कुछ तो ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। तो ये एआई वेपन्स जो हैं, इसी तरह से एक प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर। चाहे वो ट्रम्प होता, चाहे वो कोई और भी होता, उसको ये बनाने पड़ते और बहुत तेज़ी से बनाने पड़ते। ट्रम्प का बस ये है कि ट्रम्प जो है वो इस तरह से अपना एक फेवर भी लौटा रहे हैं अपने फंडर्स को, पॉलिटिकल फंडर्स को, और वो एक तरह से अपने बेस को भी खुश कर रहे हैं, पर जो भी आता उसको ये करना पड़ता। बट ट्रम्प के केस में ये थोड़ा सुपर चार्ज्ड है, यानी स्टेरॉइड्स के ऊपर है ये पूरा प्लान, क्योंकि वो खुद भी इसमें मानते हैं कि भई जंगी तौर पे हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। उनकी भी मानसिकता ये है, उनकी भी आइडियोलॉजी ये है। तो अपने ख़्यालों की वजह से, अपने विचारों की वजह से वो पूरा जो उन्होंने अपने आप को इसमें और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें झोंक दिया है इस वक़्त, अ, कि भई अ, आप ये डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो इसमें बता रहे हैं किस तरह से वॉर फुटिंग पे एआई इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एवरी एरिया में, और लेगेसी सिस्टम्स के ऊपर भी, यानी कि जो पुराने सिस्टम्स हैं, उनको इस तरह से इमेजिन किया जाए जैसे वो पहली बार बन रहे हों एआई के साथ, तो क्या उनका असर होगा? तो एआई इन्फ्यूज़्ड होगी पूरी अमेरिकन मिलिट्री, और जिस स्पीड पे ये चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है बस 3 साल और बचे हैं। तो पिछले 1 साल से इसी में लगे हुए हैं ये लोग, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द, मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड पे ये जा रहे हैं, हम ट्रम्प के जाते-जाते कुछ नतीजे देख लेंगे। एंड हो सकता है पूरी अमेरिकन मिलिट्री ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए अगले 10-15 सालों में, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये है कि कितना अमेरिकन इकोनॉमी सपोर्ट कर पाती है, और ये उसके ऊपर भी है निर्भर कि कह रहे हैं कि एआई का बबल है, बट एआई का बबल भी है, तो भी आप ज़रा इन्वेस्टमेंट देखिए इस वक़्त अमेरिका का पूरी एआई रेस में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं डेटा सेंटर्स और एआई कंप्यूटिंग बनने में, चिप्स बनने में। सबसे ज़्यादा अमेरिका में ये खर्चा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी इसकी वजह से कुछ बबल है। अब जो भी है, और वो बबल अगर बर्स्ट भी हो गया, तो मिलिट्री पे खर्च करना अमेरिका कम नहीं करेगा। बल्कि मिलिट्री एक तरह से सपोर्ट करेगी एआई इंडस्ट्री को, अगर चाहे सिविलियन नहीं भी कर पाए, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा है, पेंटागन ने किस तरह से इंटरनेट में इन्वेस्ट किया पहले शुरू में, सैटेलाइट्स में, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, स्पेस रेस में जो रॉकेट्स यूज़ हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहली बार मिलिट्री में इस्तेमाल हुई, रेडार्स, सोनार्स, फिर ये सिविलियन यूज़ में आए। तो मिलिट्री जो है और वॉर जो है, वो एक बहुत बड़ा से कहें कि रिसर्च लैब है, एक बहुत बड़े फंडर है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और इंडस्ट्री का भी। तो आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से भी अमेरिका इसमें जा रहा है। पर इससे कुछ नतीजे निकल के आते हैं कि मेरी राय में अमेरिका जो है वो ट्रम्प के दौर में तो अ, अकेले ही चलेगा, और उसमें क्षमता है, उसमें ताकत है कि वो खुद चला ले। चीन भी रेस में रहेगा पीछे-पीछे। रशिया नहीं रह पाएगा, और मुझे ये लग रहा है कि रशिया, क्योंकि छोटी बहुत इकोनॉमी है, तो वो रशिया जो है वो चाइना के साथ मिलने की कोशिश करेगा और उनके साथ मिलके टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेगा। पर चाइना और रशिया के बीच में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं करते एक-दूसरे पे। तो मुझे लगता है कि चाइना पूरी अपनी टेक्नोलॉजी रशिया के साथ भी शेयर नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया का क्या होगा इस पे, उसमें, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया पे निर्भर है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिए और हथियार के लिए। तो अगर चाइना और रशिया इतने करीब हो गए, तो चाइना कहेगा कि भई हमारी टेक्नोलॉजी आप इंडिया को मत दो। तो मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा यूरोप के अब ग्रुप में जाएगा। मेरे ख़्याल से यूरोप और ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये मिल जाएँगे। कनाडा भी और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें मिल जाएगा ग्रुपिंग में। तो ये मिल के फिर अपनी अ, हथियार बनाएँगे, एआई इन्फ्यूज़्ड हथियार। क्योंकि ये एआई इन्फ्यूज़्ड हथियार कुछ और ही होने वाले हैं। ये ऐसे हथियार आप कभी देखेंगे नहीं, ना आप तसव्वुर कर सकते हैं क्या होंगे। क्योंकि ये जिस स्पीड पे काम करेंगे ना, वो एक अलग ही स्पीड होगी।
और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कुछ वीडियोस देखने के लिए, पर वो बात की बात है। ये पूरे के पूरी बैटलफील्ड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और क्या होगा कि जो अमीर मुल्क हैं, जो इस रेस में आगे हैं, वो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे ताकत में। अभी भी वो गरीब मुल्क से बहुत आगे हैं, अमीर मुल्क, पर अब फिर भी ये होता है कि भाई अगर अमीर मुल्क वाले गरीब मुल्क में आए, तो भाई गुरिल्ला वॉरफेयर करके आप उनके कुछ लोग मार सकते हो, तो इससे वॉर मेकिंग डिसीजन जो है, पॉलिटिकल डिसीजन जो है, वो कमजोर हो जाता है। हर अमीर मुल्क नहीं घुसना चाहता, क्योंकि वो अपने कुछ सिपाही, चाहे थोड़े से ही हों, उनको खतरे में डालता है। जैसे इस वक्त अमेरिका के बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, सीरिया में, इराक में, जो खतरे में है। अगर उसने ईरान पे हमला किया तो वो उन बेसों पे हमला कर सकता है। पर अगर एआई आ गया, तो आपकी फाइटिंग तो सब ऑटोनोमस व्हीकल्स कर रही हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, हवा में, पानी के अंदर, अंडर वाटर, और जमीन पे। तो आपके वॉर पे जाना बहुत आसान है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है। घर पे आपको कोई इलेक्शन नहीं लूज कर सकते आप, क्योंकि कोई आदमी नहीं मर रहे आपके। तो आप आसानी, तो जो गरीब मुल्क हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगे अमीर मुल्कों के मुकाबले। और ताकत का एक नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरी दुनिया में। यानी कि जो अमीर मुल्क हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे, जैसे मैंने कहा। तो अमेरिका बहुत आगे निकल गया है ऑलरेडी, वो तो खैर है ही। चीन भी बहुत आगे निकल जाएगा, रशिया उसके साथ साथ उसकी पकड़े हुए रहेगा टांग। और यूरोप और ईस्ट एशिया भी मिल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ऐसा आएगा कि उनको मिलना पड़ेगा। वैसे यूरोप का जो डिफेंस बजट है और जीडीपी है, वो यूरोप अकेले भी निकल सकता है इस दौड़ में। तो इंडिया को इस ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया रशिया चाइना वाले ग्रुप में उसको हथियार नहीं मिलेंगे। उस ग्रुप में पाकिस्तान को मिल सकते हैं हथियार। और अब ये मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये अगले 10-15 साल में दिखेंगी आपको, ये ग्रुपिंग्स दिखेंगे। पर मुझे लग रहा है अल्टीमेटली प्रेशर इतना आएगा कि ट्रंप के बाद वाले प्रेसिडेंट हो सकता है वापस यूरोप और ईस्ट एशिया के साथ भी मिल जाएं, जिस तरह के प्रेशर आएंगे। अब कह नहीं सकते। अगर चीन में, जो चीन की इकोनॉमिक हालत है उतनी अच्छी नहीं रही, अगर चीन स्टैग्नेट करने लग गया, तो फिर ये सब इंडिपेंडेंट रहेंगे। पर अगर चीन अपने आप को रिकवर कर गया और फास्ट डेवलप करने लग गया, तो ये भी हो सकता है। तो अ, मुझे ये लग रहा है कि पावर का पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है एक तरह से, जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में मिल रहा है। बट मैं इसको कहूंगा एआई ड्रिवन वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द 21st सेंचुरी, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और जो एआई की जो इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहे तो इस पे खुद रिसर्च भी कर सकते हैं कि वो कॉस्ट कम कर रही हैं पर यूनिट, यानी मास मैन्युफैक्चरिंग वापस ला रही हैं। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एंड्यूरल जो है कंपनी, उसके सीईओ चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने मास मैन्युफैक्चरिंग की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हर 15 दिन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, हर 24 घंटे में एक बड़ा बॉम्बर, तो उसी स्पीड पे हम करें। हम नॉर्मल फैक्ट्रीज को यूज करें, जो जैसे कार की फैक्ट्री है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, और उनको रिपर्पस कर लें। उसी टेक्नोलॉजी के साथ हम उसमें एआई इन्फ्यूज कर दें और एक एआई वेपन बना दें। तो स्केल पे बनाएं, लार्ज स्केल में बनाएं। और ये वॉर फाइटिंग को ही ट्रांसफॉर्म कर देगा, जैसे मैं पहले बताया था। क्योंकि अभी क्या होता है कि आपको आदमी भेजने पड़ते हैं वहां पे। आगे से क्या होगा कि प्लेन जाएगा, पर मैंड प्लेन पीछे होगा, और ये एआई वाले रोबोटिक प्लेन्स आगे होंगे, जो असली लड़ाई में घुसेंगे। इसी तरह से समुंदर में भी जो मदरशिप होगा वो दूर होगा, और ये जो छोटे सबमरीन्स और शिप्स होंगे ये आगे होंगे लड़ने के लिए। इसी तरह से जमीन पे भी। और स्पीड ऑफ वॉरफेयर बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत फास्ट वॉरफेयर होगा। वॉरफेयर इतना फास्ट होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। तो ह्यूमंस को भी किल चेन में से निकाल देंगे। तो उसमें भी एथिकल इश्यूज आ सकते हैं कि भाई कोई ह्यूमन बीइंग डिसीजन नहीं ले रहा मारने का, मशीनें ही ले रही हैं सारे डिसीजन। पर वो भी जरूरी है, क्योंकि आपकी वॉर में मेन चीज होती है स्पीड। तो पूरा आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वॉर का भी और इंटरनेशनल ऑर्डर का भी। तो देखते रहिए, और अगले एपिसोड्स में मैं इस पे वापस आऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू।